नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। ब्रह्मास्त्र देखना शुरू कर दिए हुए। आज फिर एक बार हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता सुरभि ठाकुर जी हैं। कुछ और सवालों के जवाब इनसे जानना चाहेंगे। मैम, आज लोजपा की चिराग की जो गुट है, आज चुनाव आयोग गई है, क्या लगता है आगे क्या होगा? जी, पहले तो आगे क्या होगा से पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हम लोगों ने चुनाव आयोग का रुख किया है। क्योंकि अगर दस्तावेज़ों के हिसाब से देखा जाए और जो पार्टी का संविधान है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो भी नियुक्ति कर रहे हैं ये लोग या जो भी मीटिंग बुला रहे हैं ये सब असंवैधानिक है। इन सब तमाम बातों को रखते हुए पार्टी की दावेदारी चिराग जी की है और उनकी ही रहेगी। इससे रिलेटेड सारे दस्तावेज़ों को लेकर चुनाव आयोग के पास गए थे वो, और उनके सामने अपना पक्ष रखा है। सारी बातों को रखने के बाद चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि ठीक है, आपका पक्ष हमने जान लिया है, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से अभी कोई पहल नहीं की गई है। अगर वो लोग भी चुनाव आयोग पहुंचते हैं और उनकी तरफ से भी ऐसी कोई जो कि दस्तावेज़ मुझे नहीं लगता उनके पास होगा, क्योंकि सीधा बात है कि पार्टी का जो संविधान है, जो मूल आधार है पार्टी का, वही इन सब गतिविधियों की अनुमति नहीं देता है। तो हमने अपना पक्ष रखा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ पहल होती है तो दोनों पक्ष के जो बातें हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अच्छा, सौरभ पांडे को लेकर के बार बार निशाना साधा जा रहा है कि सब कुछ उनका कराया धराया है, सब कुछ वही करवाएं, क्या लगता है? देखिए, ये जग जाहिर है कि कोई भी नेता खुद कुछ नहीं करता। फैसले नेता ज़रूर लेते हैं, लेकिन उनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी को असिस्ट कर रहा है तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव के तौर पर है वो सबसे विश्वसनीय और उनके असिस्टेंट ही होंगे। तो जो एग्जीक्यूशन होते हैं वो सौरभ पांडे जी की तरफ से होते हैं। अब इसको ये मान लेना कि ये सारे निर्णय सौरभ पांडे जी ले रहे हैं, मुझे लगता है कोई मूर्ख ही ऐसा सोच सकता है, क्योंकि कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी नेता किसी भी चीज़ को खुद एग्जीक्यूट नहीं करता है। अशरफ अंसारी लोजपा के प्रवक्ता हैं, उनका एक बयान आता है और लगातार वो सीधा तौर पे जेडीयू पे निशाना साधते हैं। इस तमाम कारनामे का मतलब एक कारण उन्हें बताता है। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? देखिए, सीधा इसमें जदयू का इन्वॉल्वमेंट है, ये भी जग जाहिर है, क्योंकि जिस तरह से सबने देखा कि जदयू के बड़े बड़े नेता किस तरह से इस तमाम गतिविधि में इन्वॉल्व रहे। भले उन्होंने कई मीटिंग्स को व्यक्तिगत बता दिया हो, लेकिन सच्चाई जो है उनकी मीटिंग्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अब वो सबके सामने आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मिलीजुली साजिश थी लोजपा को अंदर ही अंदर तोड़ने की, और निश्चित तौर से चिराग जी जिस संकट के दौर से गुजर रहे थे उसका फायदा भी उठाया गया है। लेकिन दूसरों पर तो उंगली उठा ही रहे हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा इस बात को खुलकर मैं नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जब अपने ही दगा कर रहे हैं तो दूसरों का अगर हाथ इसमें है भी तो क्या गुनाह है। मैम, ब्रह्मास्त्र को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि लगभग 5 महीना से ये तमाम स्क्रिप्ट लिखे जा रहे थे, क्या चिराग जी के गुट को इसकी जानकारी नहीं थी? जी देखिए, सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि विश्वासघाती लोग का जो दर था, कि जो संख्या थी पार्टी में, कहीं ना कहीं वो बढ़ती चली गई। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हम लोगों की तरफ से यही रहा कि हम समय रहते ये पहचान नहीं पाए कि कौन पार्टी का हित सोचता है और कौन व्यक्तिगत हित सोचता है। लोजपा एक ऐसी पार्टी है जो संघर्ष के रास्ते पर चलना पसंद करती है, ना कि सत्ता का लोभ रखती है। क्योंकि अगर सत्ता का लोभ चिराग जी को होता तो बड़े ही आसानी से बिहार में भी और केंद्र में भी, उनके बिहार में भी मंत्री होते और केंद्र में भी वो खुद भी मंत्री बनते। लेकिन हमने इस चीज़ को दरकिनार करके संघर्ष का रास्ता चुना। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें व्यक्तिगत फायदा ज़्यादा प्रिय होता है, जनता के हित अहित को वो दरकिनार करके चलते हैं। पशुपति पारस जी तो खुद क्लियर कह रहे हैं कि अगर हमें मंत्री पद मिलता है तो हम इस्तीफा दे देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। देखिए, कहीं ना कहीं ये सब जो झोल हुआ है ये सब राजनीतिक लाभ की वजह से ही हुआ है। अब चाहे वो जो भी कह ले, लेकिन सबसे पहली बात तो है कि लोजपा का संविधान ये भी कहता है कि एक व्यक्ति एक पद। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें वो खुद ही फंसते जा रहे हैं। अब बेशक वो जो भी कहे कि वो इस्तीफा दे देंगे या जो दे देंगे, लेकिन अभी जिस तरह से असंवैधानिक रूप से उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करवाया
बिना संख्या के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, नेशनल एग्जीक्यूटिव के अगर संख्या गिनी जाए तो कुल मिलाकर 10 लोग भी उनकी बैठक में नहीं थे। उसके बावजूद वो खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो उनके बयानों को इतने सीरियसली भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आधारहीन है। जो भी गतिविधि उनकी तरफ से की जा रही है वो पूर्णतः आधारहीन है। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। कथित तौर पे कहा जा रहा है कि चिराग और जो पूर्व छात्र अध्यक्ष है बिहार के, प्रदेश छात्र अध्यक्ष, उन दोनों के बीच में बातचीत है। चिराग उन्हें प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे हैं, ऐसा लोग कथित तौर पे कह रहे हैं। देखिए, अगर वो ऑडियो क्लिप आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें उकसाने जैसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल वार्तालाप चल रही है और जाहिर सी बात है कि कोई अगर अराजक तत्व आपके घर में घुसकर आपके घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में आप अपने विश्वसनीय लोगों से ये ज़रूर कहेंगे कि अगर अब भी उनकी आप में आस्था है तो आपका अपने पूरे दमखम से साथ दिए। और उस ऑडियो में एक नॉर्मल बातचीत है जिसमें चिराग जी ये कह रहे हैं कि कोई भी अराजक तत्व हावी नहीं होना चाहिए, हमारे कार्यालय, हमारे बाकी जो चीज़ें हैं उन पर उनका कब्जा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सब देख रहे हैं जिस तरह से असंवैधानिक रूप से बिना किसी आधार के लोग खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक घोषित कर सकते हैं। उन लोगों पर क्या भरोसा कि वो कल को क्या कर सकते हैं। कल को उनका मन किया वो लोजपा कार्यालय ही ध्वस्त कर दे, कुछ भी कर सकते। तो ऐसे में मैं नहीं मानती हूँ कि उस ऑडियो का कोई गलत मतलब निकालना चाहिए। ये एक समर्थक से बातचीत की जा रही है कि अगर आप लोग समर्थन में हैं तो पुरजोर समर्थन कीजिए, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक सवाल आखिरी में ये भी होगी, ब्रह्मास्त्र को जो जानकारी मिली है एक्सक्लूसिव तौर पे, जो 5 लोजपा के बागी सांसद जो अब लोजपा के अंग नहीं रह गए, उन्हें MLC MLA ऐसे पद का प्रलोभन दे करके तमाम ये गतिविधि कराई गई है। इतने काफ़ी करीबी होने के बाद, चिराग जी के उसमें से 5 के 5 करीबी थे, बावजूद उसके चिराग के गुट के चिराग जी को छोड़ दीजिए, वो उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं था, लेकिन किसी को भी भनक नहीं हुई। देखिए, भनक तब होती है जब मन में अविश्वास होता है। चिराग जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर और अपने समर्थकों पर टूटकर विश्वास करते हैं। उन्हें किसी पर प्रश्न चिन्ह लगाना पसंद नहीं है, लेकिन शायद ये उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि उनके जो विश्वसनीय लोग हैं उनके साथ विश्वासघात करेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उनके जो व्यक्तित्व में नहीं है अविश्वास, वो विश्वास पर चलते हैं और इसी विश्वास पर उन्होंने संघर्ष का रास्ता भी चुना था। तो अब विश्वासघातियों का मन कब, कैसे, कहाँ बदल जाए, किस बात पर, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन सीधी सीधी बात है कि राजनीति में सत्ता का लोभ रखने वाले ही नेता ज़्यादातर भरे हुए हैं। ऐसे चिराग जी जैसे लोग बहुत कम ही नजर आते हैं। चिराग जी बिहार कब आ रहे हैं? आखिरी सवाल होगी, बिहार की तमाम जनता जानना चाह रही है। देखिए, चिराग जी जल्द ही बिहार आ रहे हैं और धमाकेदार वापसी करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो बिहार की जनता से दूर है, अभी भी वो बिहार की जनता के दिल में है और हमेशा रहेंगे। जहाँ तक बात रही उनके दिल्ली में होने की, तो जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं, कुछ प्रक्रिया में उनकी ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, वो प्रक्रियाएँ जैसे ही पूरी हो जाती हैं, चिराग जी जल्द ही बिहार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। सुना आपने तमाम वो जानकारी दी जिसका इंतजार हर शख्स को हो रहा था कि क्या चल रहा है लोजपा में। वायरल ऑडियो क्लिप हो या फिर चुनाव आयोग जो गए चिराग पासवान, वो बातें, अपडेट तो आपने सुन ही लिया। विशेष जानकारी आपको आगे भी लगातार ब्रह्मास्त्र देती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ।